एक छोटे से गांव में मनोज और सूरज दो भाई रहते थे जो एक दूसरे के लिए ही जीते थे। एक दिन मनोज सबसे छुपकर एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ मनोज, तुम रो क्यों रहे हो? भैया, आप यहां कैसे आए? तू बता मुझे, क्या हुआ है? भैया, वो मास्टर जी ने फीस के पैसे मांगे हैं और इस बार हमने 2 महीने की फीस भी नहीं भरी है। लगता है मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। बस इतनी सी बात पर मेरा भाई रोएगा? ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बता, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? भैया 200। ठीक है, रुक जा, मैं अभी 200 तुम्हें लाकर देता हूं। आप अपने स्कूल की फीस भर दीजिए, आपको भी तो फीस देनी है। आपके मास्टर जी फीस मांगेंगे तो आप क्या करेंगे? देख भाई, मेरे लिए तू सबसे ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा? पिताजी की दुकान चलाने के लिए भी किसी की जरूरत होगी ना, और वो दुकान भी कई सालों से बंद है, तो मैं पिताजी की दुकान ही चला लूंगा। मैं दुकान से सारा पैसा कमाकर तेरी पढ़ाई में लगाऊंगा और तुझे एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। भैया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद सूरज अपने पिता की दुकान चलाकर मनोज को पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। सूरज एक मधु नाम की लड़की से शादी कर लेता है। देखो जी, इतने साल हो गए आप मनोज को पढ़ा रहे हैं, कहीं हमारे सारे पैसे बर्बाद ना हो जाएं। तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई को अपने बच्चे जैसा प्यार करता हूँ। इसलिए तू भी ये सब चिंता करना छोड़ दे और इस पर ध्यान दे। जी, हमारी शादी हुए 5 साल हो गए हैं, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक बच्चे के लिए सोच लें। नहीं, आखिर मनोज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। माँ पिताजी भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, उसका बड़ा भाई। इसलिए पिताजी की जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी, और जब तक मनोज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, हम लोग बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं भी नहीं चाहती कि आप दोनों भाई के बीच में मैं आऊं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, भैया, मैं 10वीं के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। बहुत अच्छे नंबर आए हैं। पूरे गांव में सबसे अच्छा नंबर मेरा आया है। इसलिए मास्टर जी मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेजना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा तो आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि मेरा भाई फर्स्ट डिवीजन लाया है। पूरे गांव में अब तो मैं गर्व से जाकर कह सकता हूं कि मेरा भाई इतना मेहनत किया है। लेकिन भैया, मैं सोच रहा हूं कि आगे की पढ़ाई मैं छोड़ दूं। तू कैसी बातें कर रहा है? भैया, आगे की पढ़ाई करने के लिए 1 लाख फीस लगती है और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। अगर किसी भी तरह पैसे का इंतजाम हो जाता तो वहां एक कोर्स करने के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती, पर हमारे पास इतने पैसे कहां हैं जो हम जाएंगे। इतनी छोटी सी बात पर मेरा भाई इतना परेशान हो रहा है। तू चिंता क्यों करता है? मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? भला इतना पैसे का इंतजाम आप कहाँ से करिएगा? एक दुकान चलती है, वो भी उसमें उतना मुनाफा कहाँ होता है। और आजकल तो देखते हो, लोग उतने कपड़े भी नहीं खरीदते हैं। भाग्यवान, तू कैसी बात कर रही है? मेरे भाई का सपना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई पढ़ाई छोड़कर, अरे मैं तो पिताजी की तरह मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन मेरा भाई पढ़कर अफसर बनेगा तो सोचो
हमारा भी रुतबा ऊपर होगा और हमें भी ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने भाई को ऊपर तक ले जाना है, इसके साथ साथ हम भी तो ऊपर हो जाएंगे। लेकिन भैया इतना सारा पैसा, जमींदार से जाकर पैसे ले आएंगे। तू चिंता क्यों करता है? तू बैठ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अरे तू पढ़ लिख लेगा तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा होगा और सभी गांव वालों के बीच मैं जाकर कह सकता हूं कि देखो मेरा भाई आज अफसर बन गया। सूरज खुश होकर निकल जाता है। तभी रास्ते में गांव वाला मिलता है। अरे तेरा भाई तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया है। अरे आखिर भाई किसका है? मेरा। तो वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा तो होगा ही ना। वैसे तुम इधर कहां जा रहे हो? अरे मैं जमींदार से 1 लाख कर्ज लेने जा रहा हूं। मेरा भाई शहर में जाकर पढ़ेगा और अफसर बनेगा, फिर उसके साथ मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। तू ये क्या कर रहा है भाई? अरे भाई माना पढ़ने में अच्छा है, तुम दोनों भाई भाई के बीच अच्छा प्रेम है, लेकिन तेरा भाई पढ़ लिख कर नौकरी कर लेगा तो तुम्हें भूल जाएगा, देखना। अरे नहीं नहीं, मेरा भाई औरों की तरह नहीं है, वो मुझे अपना समझेगा। देखना मैं बहुत ही जल्द अपने भाई को सबसे बड़ा अफसर बनाऊंगा। तुम लोग वैसा ही कहते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज जमींदार के पास जाता है। साहब मुझे 1 लाख कर्ज चाहिए। मैं अपने भाई को शहर में पढ़ने भेजना चाहता हूँ। तो पागल हो गया है क्या? अरे 1 लाख कहां से तुम्हें दूंगा? एक भिखारी जैसी तुम्हारी हालत है, मैं कहां से 1 लाख रुपए दूंगा? चला जाए यहां से। नहीं नहीं जमींदार साहब, मेरा भाई मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। अगर आप 1 लाख दो तो मैं अपनी दुकान गिरवी रख दूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख दे दीजिए। ये ठीक सौदा है, क्योंकि वो दुकान बहुत कीमती जगह पर है। अगर उसे बेच लूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, तू वो दुकान मेरे पास गिरवी रख दे, फिर मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगा। हरिया जल्दी से एक कागज लेकर आना, उस पर सूरज का साइन लेना है। सूरज साइन कर देता है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकता हूँ। मैं तुम्हें साल भर का वक्त देता हूँ। अगर साल भर के अंदर तुमने ये पैसे नहीं दिए तो वो दुकान मेरी हो जाएगी, समझ गए ना? हाँ सेठ जी, समझ गया। सूरज पैसा लेकर घर वापस आता है। क्या हुआ भैया, जमींदार ने पैसे दिए क्या? पैसे क्यों नहीं देगा? ये देख पूरे 1 लाख हैं। अब जा, तू मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ भैया, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मनोज शहर चला जाता है और देखते ही देखते 1 साल बीतता है। पढ़ाई पूरी होते ही एक अच्छी कंपनी से उसे नौकरी का ऑफर आता है। देखो मनोज, तुम पढ़ाई में अव्वल नंबर पर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ। तुम्हें बंगला, गाड़ी और ऐशो आराम की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके ऊपर तुम्हारा पूरा हक है। सच में सर, मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, मैं बहुत खुश हूं। हाँ क्यों नहीं, इतना बड़ा अवसर किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है और तुझ में वो सारी काबिलियत है। तुम कल से ही जॉब पर आ जाना। हाँ सर, मैं कल से ही आपकी कंपनी में आ जाऊंगा। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शुरू से लेकर अब तक पढ़ाई के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस में आकर जमा कर देना। हाँ सर, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में जमा कर दूंगा। बस मुझे ये जॉब मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। चलो फंस गया मुर्गा मेरे जाल में। मैं यही सोच रहा था कि ये किसी तरह मेरे जाल में फंस जाए।
अब बस मेरी अगली चाल चलने का समय है। ये बात मैं भैया को बता देता हूँ। भैया ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे। इतना कहकर मनोज फोन करता है। भैया, मुझे शहर में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। मालिक ने कहा है मुझे बंगला, गाड़ी सब कुछ दिया जाएगा। मैं यही कंपनी में नौकरी करूंगा। बहुत अच्छा मौका है। क्या सच में? अरे मैं अब तो कहूंगा मेरी मेहनत रंग लाई। खूब मन लगाकर मेहनत करना मेरे भाई। हाँ भैया, मैं आपका नाम बहुत रोशन करूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। फिर सूरज फोन रख देता है। क्या हुआ? मनोज क्या कह रहा था? भाग्यवान मनोज की नौकरी लग गई। बढ़िया, अब हमारे बुरे दिन कट जाएंगे। उसी समय जमींदार आ जाता है। सूरज, देखो साल भर से ऊपर हो गया है, तूने अभी तक मेरा कर्ज वापस नहीं दिया। अरे चिंता क्यों करते हैं सेठ जी, मेरे भाई को बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है और कंपनी वालों ने उसे बंगला, गाड़ी सब दिया है। आपके पैसे तो हम चुटकियों में चुका देंगे, बस हमें 2 महीने दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, लेकिन अगले महीने तेरे भाई को जैसे ही पगार आएगी वो आकर पैसे मुझे दे देना। दो महीने बीतते हैं। सूरज परेशान हो जाता है। भाग्यवान, 2 महीने बीत गए पर मनोज ने एक फोन कॉल भी नहीं किया। अब मैं उससे कैसे पैसे मांगू? तुम खुद ही जाकर उससे पैसे मांग लो। वो पास के शहर में ही है और उसने जो खत लिखा था उस पर सारा पता भी लिखा हुआ है। आज ही शहर के लिए निकलो। ठीक है, मैं आज ही शहर निकलता हूँ। उसके पास वक्त नहीं होगा, पैसे भेजने के लिए भूल गया होगा। फिर सूरज गांव से निकल जाता है और पता पूछते हुए कंपनी में पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे मेरे भाई मनोज से मिलना है। वो इसी कंपनी में नौकरी करता है। ये कौन आया भिखारी सा? यहाँ क्या कर रहा है? कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के ऑफिस में घुसा है? कोई क्लास है या नहीं? निकलो यहाँ से। मैं जानता हूं मेरा भाई यही है, उसे बुला दीजिए, मैं उससे मिलने आया हूं। ये क्या भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग कितना हंस रहे हैं। भैया को देखकर सब मजाक उड़ा रहे हैं। वो रहा मेरा भाई मनोज। मनोज, तुम मुझे भूल गए हो? मैं आपको नहीं जानता, चले जाओ यहां से। तुम मुझे भूल गए? अपने बड़े भाई को भूल गए? ऐसा मत करो। कौन बड़ा भाई और कैसा भाई? मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं। अब चले जाओ यहां से। तू पैसे आते ही बदल गया मेरे भाई। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना कर्म करता हूं। सूरज घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी? मनोज ने पैसे दिए? नहीं, मनोज ने एक भी पैसा नहीं दिया और उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। अब हम जमींदार का क्या करेंगे? देखा, मैंने कहा था, इतना भी भाई को प्यार करना ठीक नहीं। वक्त आने पर सब बदल जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पासु ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेता है और ऑफिस में ताला लगाकर चला जाता है। अरे ये क्या, ऑफिस में ताला बंद है? सब लोग कहां गए? फिर मनोज वॉचमैन के पास जाता है। वॉचमैन, ऑफिस का सर और स्टाफ कहां गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग सभी फर्जी थे। यहाँ 1 महीने के लिए स्टॉल लगते हैं। लालच देकर
उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग जाते हैं। ये सब बड़ा गैंगस्टर का धंधा है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट, मेरी पूरी जिंदगी की पढ़ाई, वो कहाँ है? मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। किसी नए को इतना सब कुछ मिल रहा है तो इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। नीचे से ऊपर तक मिली भगत रहती है। अब तुझे कहीं का नहीं छोड़ा गया। अगर तुम शहर में रहे तो तेरे नाम से बहुत से केस बन सकते हैं। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तुम कुछ भी कंप्लेंट कर लो, यहाँ ऊपर तक सब मिलकर काम करते हैं। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैंने भैया का कितना अपमान किया, पर क्या करूं, मुझे इस गलती की सजा मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार सूरज के घर आता है। अरे सूरज, क्या कर रहा है तू? तेरे 2 महीने पूरे हो गए हैं, अब जल्दी से पैसे निकाल। मैं अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें मैंने साल भर का वक्त दिया था, देखते ही देखते 1.5 साल होने को आया है। मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। और तू क्या कह रहा था? तेरा भाई नौकरी लग गया है, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए क्या? सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब 1 भी दिन का वक्त नहीं देने वाला। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपने भाई को नौकरी मत कराना, इतने पैसे मत लगाना। देखा, बदल गया ना। और लगता है उसने तुझे पैसे भी नहीं दिए। यही आज तक होता आया है। कोई भाई किसी का सगा नहीं होता, समझ गया ना? जमींदार साहब, हमें कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। तुम दोनों कहां से चुका पाओगे? तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। नहीं, बस बहुत हो गया। चल सूरज, मेरे साथ। जमींदार सूरज को खींचता है, तभी मधु उसके पैर पकड़ लेती है। नहीं जमींदार साहब, ऐसे मत करिए। भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दीजिए। मैं गर्भवती हूँ, अब मैं ऐसी हालत में कैसे रहूंगी? भगवान के लिए मुझ पर ना सही, मेरे बच्चे पर तो तरस खाइए। इन्हें कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता था ना कि तुम्हें अपने भाई को नहीं पढ़ाना चाहिए था। देखा, आज पढ़ाया तो तेरा भाई कैसे दिन दिखा रहा है। तेरी पत्नी को ऐसी हालत में ये सब देखना पड़ रहा है। अरे कैसा मर्द है। क्या करूं काका, मेरा जो फर्ज था मैंने उससे कभी मुंह नहीं मोड़ा। और अब जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है। इतने में मनोज वहां आता है और सब देख रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? जमींदार मेरे भैया को जबरदस्ती क्यों खींच रहे हैं? वो दौड़कर जमींदार के पास आता है। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आप इनके कॉलर क्यों पकड़ रहे हैं? अच्छा, तू आ गया नौकरी से। बाबू साहब, जल्दी से मेरे पैसे दे, फिर मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगा। ठीक है, हमें सिर्फ 3 महीने का वक्त दे दीजिए। 3 महीने के अंदर मैं आपका मूल से लेकर सूद और ब्याज सब कुछ चुका दूंगा। बस मेरे भाई और भाभी को छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। चल ठीक है, तेरी भाभी पर तरस खाता हूं क्योंकि वो गर्भवती है, और तू भी आ गया है तो चल 3 महीने का वक्त और देता हूं, लेकिन इसके बाद 1 मिनट भी नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं सेठ जी। मेरे भाई, तू आ गया। मैं जानता था तू मेरे पास जरूर आएगा। जब से तूने मुझे पहचानने से इनकार किया था, मुझे नींद नहीं आती थी कि पता नहीं मेरा भाई ठीक है या नहीं। लेकिन आज तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे माफ कर दो भैया, मैं कुछ दिनों के लिए अंधा हो गया था। अपने मालिक, अपने दोस्तों के बीच आपको इस गरीबी में देखकर मुझे शर्म आने लगी थी,
इस वजह से मैंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा और जमींदार के सारे पैसे चुका दूंगा। तो फिर शहर वाली नौकरी? भैया, जिस तरह मैंने आपको धोखा दिया उसी तरह उसने भी मुझे धोखा दे दिया। लेकिन अब मैं आपको कभी जलील नहीं होने दूंगा। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा अपने भाई के साथ किया वैसा ही खुद भुगतना पड़ा। इसलिए हमेशा ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। गांव वाले चले जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? 3 महीने में इतना सारा पैसा कैसे जुटाएंगे? भैया, कोई मेरी डिग्री का कागज चुरा सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं। मैंने इतने सालों मेहनत की है। मेरे पास एक नया आइडिया है। देखो, हमारा कपड़े का दुकान है, लेकिन हम पुरानी डिजाइन की साड़ियां बेचते हैं, इसलिए कोई नहीं खरीदता। हम गांव और शहर दोनों की डिजाइन्स को मिलाकर कुछ नया बनाएंगे। लेकिन इतने कपड़े बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हाँ मनोज, इतने सारे पैसे हमारे पास नहीं है। भाभी, चिंता मत कीजिए। दुकान में जो पुराने कपड़े हैं मैं उन्हीं को काटकर नया डिजाइन बना दूंगा। मैंने शहर में फैशन का कोर्स किया था, मैं कर सकता हूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तीनों मिलकर ये मुश्किल भी पार कर लेंगे। तीनों मिलकर नए डिजाइन के कपड़े बनाने लगते हैं। और अगली सुबह सारे कपड़े लेकर दुकानों में सजा देते हैं। अरे मनोज, ये तूने क्या कपड़ा बनाया है? बिल्कुल गांव और शहर दोनों का मिक्स डिजाइन लग रहा है। हाँ काका, मैंने ऐसा ही बनाया है जो गांव और शहर दोनों में पसंद आए। गांव वाले भी इसे पहन सकें और शहर वाले भी। ये कपड़ा बहुत सुंदर है। ये साड़ी मेरी पत्नी को दे दो। वो कई दिनों से ऐसा ही डिजाइन मांग रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तुमने तो कमाल कर दिया। क्यों नहीं काका, ये लीजिए। धीरे धीरे भीड़ लग जाती है और सारी साड़ियां बिक जाती है और दोनों भाई थक कर घर आ जाते हैं। मनोज, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारी सारी साड़ियां बिक गईं और अब तो कई नए ऑर्डर भी आए हैं। चिंता मत कीजिए भैया, हम तीनों रात भर काम करेंगे। मैं बताता जाऊंगा, आप और भाभी वैसे ही करिएगा, फिर हम सारे ऑर्डर पूरे कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, हम करेंगे। तीनों रात भर काम करते हैं और नए कपड़े तैयार करते हैं। सुबह फिर दुकान सजती है और सारे कपड़े बिक जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और सूरज सारे पैसे लेकर जमींदार के पास जाता है। अरे सूरज, तू आ भी गया। बता, मेरे पैसे जमा हुए या नहीं? सेठ जी, ये देखिए, पूरे 1,20,000 रुपए। इतने सारे पैसे तूने 3 महीने में कहां से जुटाए? मेरा भाई है ना, जब 2 भाई एक हो जाएं, तो बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चलो मान गया, तुम दोनों पहले अलग हुए तो बर्बाद हो गए, और अब देखो साथ आए तो इतनी बड़ी रकम चुका दी। सूरज घर आता है। मनोज, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू मेरे साथ ना आता तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं बदलती। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी मेहनत ने रंग लाया है और अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। फिर दोनों भाई ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताते हैं।